देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। भारत की केंद्र सरकार ने 18 जनवरी 2024 को नए कोचिंग सेंटर नियमों को और विनियमों की घोषणा की। नए कोचिंग सेंटर के नियमों में कई चीजें बदल जाती है, जैसे फीस, बुनियादी ढांचा। नए नियमों के अनुसार देश के किसी भी राज्य का कोई भी निजी कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दे सकेंगे। नियमों का एक नया कार्यान्वयन है। इसके साथ ही कई नए कोचिंग सेंटर के नियम भी तय किए गए। केंद्र सरकार छात्र आत्महत्या और मनमानी लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए ये नियम लागू करती है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के कोचिंग सेंटरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। कोचिंग सेंटर नई गाइडलाइंस के बाद अब किसी भी कोचिंग सेंटर को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन देने की इजाजत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से कोचिंग संस्थान एडमिशन ले रहे हैं। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेहमान है प्रशांत शर्मा जी, हमारे साथ करियर काउंसलर कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष पालक महासंघ के, और आर.के. शुक्ला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रशांत जी आपके पास आऊंगी। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की और बहुत लंबा अरसा हो गया उसके बावजूद भी राज्य सरकार का इस ओर अब तक कोई ध्यान नहीं है। क्या राज्य सरकार इस नियम को महत्वपूर्ण नहीं मानती या फिर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रही है? जी, इस संबंध में केंद्र शासन द्वारा 18 जनवरी 2024 को गाइडलाइन जारी कर दी गई थी और सभी समाचार पत्रों में भी इसके बारे में, सभी समाचारों में इसके बारे में बताया गया था कि जो ये कोचिंग संस्थाएं हैं वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं लेंगी, ताकि उनके मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। क्योंकि अनेक जो विद्वान हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं और जो हमारे शिक्षाविद हैं, उन्होंने ये माना था कि हमारे 16 साल तक किसी भी प्रकार का मन मस्तिष्क पर तनाव देना, अर्थात उस छात्र के आगामी जीवन पे, युवावस्था पे गहरा प्रभाव डालता है। और इस संबंध में उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी कि 16 साल के बच्चों को एडमिशन ना दें। इसके अलावा भी बताया था कि कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जो उसमें पढ़ाने वाले अध्यापक वगैरह हैं, इन अध्यापकों को कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए और उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पर और अपने जो उनका एंट्रेंस रूम है उसमें अपने शिक्षकों की योग्यता की जानकारी देना आवश्यक होगा। इस संबंध में गाइडलाइन तो निकली है, परंतु सरकार का अभी तक मनसा समझ में नहीं आ रही कि इसमें मनसा है क्या। क्या वो इस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट प्रदेश में कराना चाहते हैं अथवा नहीं कराना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा अभी भी देखा जा रहा है कि अभी हमारे जो जितने भी स्कूल हैं उनमें कई परीक्षाएं होना स्टार्ट हो गई हैं और किसी में स्कूल में परीक्षाएं हो भी गई हैं। तो जब परीक्षाएं समाप्त होती हैं तो उसके बाहर, जो परीक्षा केंद्र के बाहर, आप कोचिंग संस्थाओं के एडवर्टाइजमेंट बखूबी देखे जा सकते हैं, पर्चे बढ़ते देखे जा सकते हैं, जिसमें 16 साल की कम उम्र के बच्चों को भी ऑफर किया गया है, चाहे वो 8वीं के हो, 7वीं के हो, 9वीं के हो, 10वीं के हो। तो ऐसे में ये लगता है कि शासन अपनी आंखें अभी बंद किए हुए है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद शासन का ध्यान इस गाइडलाइन पे कम और लोकसभा चुनाव पे अधिक। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त शासन प्रशासन का जो ध्यान है चुनाव की तैयारियों पे ज्यादा है, क्योंकि उनके लिए छात्रों का जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि अगर बात करें केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करने का, उसका कारण ही था कि जो छात्र आत्महत्या के लगातार मामले बढ़ रहे हैं उन्हें कम किया जाए, मनमानी लूट जो कोचिंग संस्थान कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन सरकार का अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं। कमल विश्वकर्मा जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कोचिंग संस्थान, उनकी मनमानी लूटपाट को बंद करने के लिए नियम लाए गए, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से वर्तमान में भी कोचिंग जारी है और नए वर्ष के लिए नए नियम बनने तैयार हो गए। सभी को नमस्कार। मेरा जो अभी गाइडलाइन जो जारी की गई है 16 वर्ष से कम बच्चों को, लगभग 1.5 माह बीत जाने के बाद भी सरकार का रवैया इस पर कोई काम नहीं करना चाहते है। पालक महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले तो ये गाइडलाइन और जो पेपर निकाल देते हैं, इसकी जगह कानून बनाकर ही क्यों नहीं उसका क्रियान्वयन किया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए उन स्कूलों पर जो एडमिशन से देते हैं, जो कोचिंग संस्थाएं चला रहे हैं। और इस तरह के एक्टों से, ऐसे एक्ट, कई एक्ट बने हुए हैं 2018 में से लेकर अभी तक। एक्ट तो 2004 में भी बने हैं, लेकिन आज तक उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। लगभग 20 वर्ष हो जाने के बाद भी
सरकार अगर इस शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि जो गाइडलाइन जो 1.5 महीने पहले निकाला हुआ है इस पर भी कोई राज्य शासन कोई कदम उठा पाए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि जब तक सरकार कदम नहीं उठाएगी तब तक कार्रवाई होने के आसार भी नजर नहीं आते। आर के शुक्ला जी, आपके पास आऊंगी। नए नियम केंद्र सरकार ने निकले छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि बच्चे जो हैं परीक्षा में फेल होने पर आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह के मामले भी सामने आते हैं। कई बार कोचिंग का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर और करियर में कुछ अच्छा करने का प्रेशर लगातार बच्चों पे बना रहता है और उसी परेशानियों को रोकने के लिए लगातार बच्चों के लिए नियम निकाले जाते हैं, जिसमें बच्चों पे होमवर्क को लेकर, उनके बैग के वजन को लेकर, ऐसे कई सारे नियम है। लेकिन बावजूद इसके उन सारे नियमों को ताक पर रखकर लगातार कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, जहां आज भी मनमाने ढंग से माता पिताओं से फीस वसूली जा रही है। अपने हिसाब से कई बार उन्हें आंकड़े बताए जाते हैं कि आपका बच्चा 100 में से 100 नंबर लाएगा, चाहे उस बच्चे की परिस्थिति 100 में से 100 नंबर लाने की ना हो। ऐसे में लगातार प्रेशर बनाया जाता है और फिर बच्चा हार कर आत्महत्या का रास्ता अपना लेता है। कहीं ना कहीं बच्चों की आत्महत्या के मामले में कोचिंग संस्थान भी बराबरी के जिम्मेदार हैं। देखिए, छात्र देश की धरोहर होते हैं, अब वो 16 साल के हों या 16 से अधिक के हों। अभी जो है ना, एक कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, ये 16 साल तक के बच्चों के लिए है। अब इस गाइडलाइन का पालन कराना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब शासन प्रशासन उस गाइडलाइन का किस लेवल तक पालन करा पा रहा है, नहीं करा पा रहा है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन मेरा इसमें ये भी कहना है कि अगर हम सभी चीज़ों के लिए शासन को या प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराते रहे तो पर हम अपने नैतिक दायित्वों से भी कहीं न कहीं विमुख होते जा रहे हैं। क्या पेरेंट्स की भी जवाबदारी नहीं होना चाहिए इसमें कि आप अपने इतने छोटे से बच्चे को क्यों है ना जबरदस्ती एक भागम भाग की दौड़ में झोंकते जा रहे हैं। निश्चित रूप से शासन का इसमें रोल है, प्रशासन का रोल है, और इसके उपाय क्या होने चाहिए। भाई सिर्फ बैठ के चर्चाएं कर लेने, हम उनको दोषी ठहरा दें, वो हमको दोषी ठहरा दें, उससे तो समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है। मेरा ऐसा सुझाव है कि जिस प्रकार से स्कूलों का मान्यता का काम है, कॉलेजों के एफिलिएशन का काम एक पर्टिकुलर बॉडी करती है, इसी प्रकार से प्रदेश स्तर पे या देश राष्ट्रीय स्तर पे एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बनाई जाना चाहिए और उस अथॉरिटी में जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो प्रदेश में हो या देश में हो, उन सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ इसके बाद जो दूसरी स्टेप्स आती है कि जो कोचिंग सेंटरों में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पर हो, ताकि ये चीज क्लियर हो सके कि वो बच्चे किस आयु वर्ग के हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, और साथ साथ में यदि उनका हम पुराना एकेडमिक रिकॉर्ड भी उसमें मेंशन कर दें, बिल्कुल, तो ये पूरा का पूरा चीजें एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगी। तब कहीं जाके हम एक वैधानिक तरीके के साथ ही साथ नैतिक तरीके से भी इस प्रकार की आत्महत्याओं पर रोक लगा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि नैतिकता तो सभी की बनती है। प्रशांत जी, आपके पास आऊंगी। नियम जो निकाला है 16 वर्ष के बच्चों की, अगर हम यहाँ बात करें तो आपसे आपकी राय भी जानना चाहूंगी। यहाँ पर कई मामले ऐसे सामने आते हैं कि जो माता पिता है जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, उनके भी बच्चे हैं ऐसे जो 16 वर्ष तक के, अगर कोचिंग संस्थान बंद हो जाते हैं और अगर स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं होती तो आपको क्या लगता है कि उन बच्चों का भविष्य तब अधर में होगा? इसके लिए भी कोई समाधान केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। धर्मिष्ठा जी, मैं आदरणीय शुक्ला जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि इसमें जो हमारे पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए और उनको भी अपने इस चीज में अपने नन्हे बालकों को कोचिंग से दूर रखना चाहिए। परंतु इसमें जो अभी जो आपाधापी की जो दौड़ है, जो चमक है जो दिखाई जा रही है संस्थाओं, कोचिंग संस्थाओं द्वारा कि नहीं बच्चे के हम 99% लाएंगे, हम 100% लाएंगे, हम 90 एबव लाएंगे, उस भीड़ में हम एक जिस प्रकार से हमें प्रोडक्ट के नॉलेज नहीं होती है। अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं स्पष्ट नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, परंतु मार्केट में एक इस प्रकार का साबुन उपयोग में किया जा रहा है जिस पे स्पष्ट चेतावनी लिखी है कि इस साबुन को बच्चों से दूर रखें और इसको को आंखों में जाने से बचाएं। फिर भी हमारे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हो, कोई भी हो, शायद इसकी जानकारी बहुत कम होने के
के कारण से, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि उसमें बच्चा ही निकलता है नहाते हुए दिखाते हैं। तो हमें इसकी भ्रामक जो जानकारियां हैं, भ्रामक जानकारी के होने के कारण से अभिभावक ये निर्धारित नहीं कर पाता है कि उसको क्या करना है। जब कभी कभी क्या होता है, एक ये दौड़ होती है कि अगर हमारे साथी का या हमारे सहकर्मी का या हमारे पड़ोसी का बच्चा अगर उस चीज में कोचिंग में जा रहा है और ये देखा जाता है कि कोचिंग्स में आने पे किसी के मार्क्स अच्छे भी आते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं आते हैं अच्छे, और किसी के नहीं भी आते हैं, तो यहाँ दोनों बातें होती है। जिनका बच्चा अच्छे मार्क्स से निकल जाता है उसकी वाहवाही होती है, और जिसका बच्चा नहीं निकल पाता है वो बच्चा काफी डिप्रेशन में आ जाता है और आपने जैसे सुना होगा कि सुसाइड कमिट कर लेता है। तो ऐसी अवस्था में हमारे अभिभावक अभी उतने ज्यादा जागरूक नहीं है। इसको जागरूक बनाने की जिम्मेवारी हमारे शासन की होती है ताकि वो उनको बताएं, क्योंकि हमारी शिक्षा हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है हमारे अधिकार के तहत आती है, और उस चीज के लिए पूरी तरह से इसका दुरुपयोग ना हो किसी भी प्रकार का। हमारे सभी बच्चों को उचित शिक्षा मिले, उचित माहौल में मिले। आपने जैसे अभी कहा है कि माता पिता की बिल्कुल है कि माता पिता को नहीं भेजना चाहिए, लेकिन जिन संस्थाओं में जिसमें छात्रों को 16 वर्ष के ऊपर बच्चों को ये जो कोचिंग में जाने की अगर अनुमति है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए कोचिंग की सहायता ली जाती है, तो उनमें भी अभी ऐसी सुविधाएं नहीं है जो कि छात्र हित में हो। ना तो इसमें फायर के लिए कुछ ऐसा लगा हुआ है, ना किसी इसमें टीचर्स की जानकारी है, कई कोचिंग तो रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने नौनिहालों को, जो कि हमारे 16 वर्ष की उम्र से कम है, ऐसे में जो ये गाइडलाइन जारी की गई है, तो इसमें निश्चित ही विद्वान हमारे जो साहित्य जगत के हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इसमें सभी की राय ली गई है और शासन ने गाइडलाइन निकाली है। अब बात आती है कि जो शासन ने गाइडलाइन निकाली है उसका हमारी राज्य सरकार कितना इम्प्लीमेंट करा सकती है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें हमारी राज्य शासन का ध्यान ही नहीं है। शासन ने गाइडलाइन निकालने के बाद में ये चीज सुन लिया है, और मुझे लगता है कि अभी जब तक इसमें शासन से इसका जवाब तलब ना हो, क्योंकि एक मीडिया है कि जो हमारा चौथा स्तंभ कहा जाता है, जब तक ये शासन से नहीं पूछेगा, संबंधित अधिकारियों से नहीं पूछेगा, तब तक इसको मुझे लगता है कि समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक समझ पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक चीज ये भी समझ में आती है प्रशांत जी, अगर हम बात करें कि सरकार ने गाइडलाइन निकाली, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन निकाली, तो गाइडलाइन निकालने के बाद आपको नहीं लगता है कि केंद्र सरकार भी उस गाइडलाइन को भूल गई? क्योंकि अगर गाइडलाइन केंद्र सरकार को भी याद होती तो वो लगातार राज्य सरकार से इस बारे में जानकारी लेती रहती। बिल्कुल आपने सही कहा है, परंतु आपने देखा है कि जो भी सरकारें हुई हैं, चाहे पुरानी सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है चुनाव। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो निश्चित ही आगे सभी चाहेंगे कि हम उनकी पार्टी चुनाव जीते, या जो विरोधी है वो भी चाहते हैं चुनाव जीते। इसमें बात तो गजब की ये हो गई है, ना तो किसी विरोधी पार्टी ने इसका मुद्दा उठाया है और ना ही हमारी रूलिंग पार्टी ने इसका मुद्दा को उसको लिया है। दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूर्णतः हमारे चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। ऐसी स्थिति में शासन का जो जिसमें शासन के अधिकारी इसमें उठा सकते हैं, कदम उठा सकते हैं गाइडलाइन मिलने के बाद भी, लेकिन मुझे लगता है कि शासन के अधिकारी भी इसमें मौन है, तो ये एक बड़ी विचारणीय बात है। और मुझे लगता है कि आपको एक बार जरूर ऐसे अधिक सक्षम अधिकारियों और मंत्रियों से एक बार जानकारी लेनी चाहिए। बिल्कुल 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 प्रयास किया जाएगा उनसे भी संपर्क करने का। कमल विश्वकर्मा जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, जैसे कि कोचिंग को लेकर नियम निकाले गए हैं, 16 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं वो कोचिंग नहीं जा पाएंगे, लेकिन कई माता पिताओं से हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनके जवाब जो आए हैं उनका कहना है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, तो बच्चों को अगर कोचिंग नहीं भेजेंगे तो बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। देखिए धर्मिष्ठा जी, इसमें सरकार ने जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया उसके लिए धन्यवाद, और राज्य सरकार जो 1.5 महीने से काम नहीं कर रहा है शिक्षा विभाग, तो उसका उदासीनता से पता चलता है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर नहीं लग रही है। लेकिन मैं इसमें हमारे दोनों साथ में जो पैनल में बैठे हो, शर्मा जी और शुक्ला जी, ये बात उन्होंने भी बताई, अगर सरकार ने गाइडलाइन बनाई है तो अभिभावकों की भी इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी राज्य सरकार की है। अभिभावक में एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, अगर 10 स्कूलों के बच्चे और एक किसी कोचिंग सेंटर के लिए जाते हैं, ये सोचते हैं कि वहां पे अलग अलग स्कूलों से बच्चे आते हैं तो सबका कंपटीशन अलग अलग रहेगा, एक प्रतिष्ठा जो उसमें लगे रहेंगे प्रतिस्पर्धा में,
लेकिन उसमें कुछ नहीं होगा। तो मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि जितना राज्य सरकार को तो खैर जो उसका उदासीनता का रवैया है 1.5 महीने में, इस बीच में अभिभावकों को भी कम से कम अपने मौलिक अधिकार और जागरूक होकर उन कोचिंग अभियान के तहत भी अभियान चलाना चाहिए, एक दूसरे को जागरूक भी करना चाहिए, तभी जाके एक नैतिकता और एक जिम्मेदारी हम सबकी पूर्ण होती है। इसमें राज्य सरकार की भी जरूरत है, अभिभावकों की भी जरूरत है, और कोचिंग सेंटर जो चला रहे हैं उनका भी एक मौलिक अधिकार बनता है कि हम 16 साल का बच्चा है, नहीं हुआ है, उसको हम इसमें एडमिशन ना दें, ताकि उनके माँ बाप को भी समझाएं कि अभी आपका बच्चा 16 साल का नहीं है। सरकार की ये गाइडलाइन है इस सरकार, लेकिन शिक्षा का जो मध्य प्रदेश में इतना बड़ा व्यवसायीकरण चल गया, शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ व्यवसायीकरण चल रहा है, और राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। 1.5 महीने में अभी तक किसी स्कूल पर या कोई कोचिंग सेंटर पर, और अभी तो इसमें लगे हुए हैं स्कूल और कोचिंग सेंटर वाले कि स्कूल में ही आपकी व्यवस्था कर दी जाए, ताकि हमारा इनका बच्चा जो पढ़ने स्कूल में आता है उसी में 1 घंटा आप कोचिंग यहाँ दें, तो कहीं ना कहीं जाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, अभिभावकों के साथ खिलवाड़ है। राज्य सरकार को दंडात्मक कार्रवाई कर उन कोचिंग सेंटरों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर उनको कानूनी अपराध उन पर दर्ज किए जाएं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस तरह के काम कर रहे हैं उन स्कूलों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, जो स्कूल के साथ टाई अप करते हैं कोचिंग का, 1 घंटे बच्चों को एक्स्ट्रा रोक के और वहीं पर एक्स्ट्रा फीस लेकर कोचिंग दी जाती है। आर.के. शुक्ला जी, यहाँ आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानों की बात कर रहे हैं, माता पिता कई पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऐसे में बच्चों को वो कोचिंग भेजते ही। आपको क्या लगता है कि स्कूल में जो सरकार व्यवस्थाएं करती है, राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं, सरकारी तबके की अगर बात करूं, सरकारी स्कूलों की अगर मैं यहाँ बात करूं, तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था आपको नहीं लग रही चाहिए थोड़ा स्तर जो है सुधरना चाहिए? क्योंकि लगातार बच्चों को मात्र रटाया जा रहा है, इसीलिए बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। अगर विद्यालय में बच्चों को जो 5 घंटे पढ़ने के लिए माता पिता भेजते हैं, अगर वहां बेहतर शिक्षा मिल जाएगी तो कोचिंग संस्थान अपने आप बंद हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो हमारा मुख्य बिंदु है, मुझे लगता है कि इसको हम स्कूलों से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि कोचिंग ये ना बुनियादी शिक्षा के लिए नहीं बने हुए हैं, है ना। कोचिंगों का उद्देश्य अलग होता है। निश्चित रूप से इस प्रकार की जो है ना घटनाएं हमारे छात्रों के साथ घटती हैं, उनको रोक लगाई जाना चाहिए। लेकिन अब रोक लगाए कौन? अभी जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जिला कलेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि शिक्षा विभाग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। शिक्षा विभाग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कब होगा? जब वो कोचिंग सेंटर एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर रजिस्टर्ड हों। अभी जो गाइडलाइन जारी की गई है जी उसी प्रकार से है कि भाई यदि ने 144 धारा लगी है तो आपको 4 लोगों को रोड पे इकट्ठा नहीं होना है। इसी प्रकार से ये एक गाइडलाइन जारी की गई है। मैंने पूर्व में भी बताया था कि अगर इस गाइडलाइन को 100% हमें पालन करवाना है, लागू करना है, तो उसके लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक शिक्षा प्रकोष्ठ स्पेशल सेल गठित किया जाना चाहिए। उसमें एक शिक्षा विभाग का गजिस्ट्रेट ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर का गजिस्ट्रेट ऑफिसर उसका इंचार्ज होने चाहिए, या उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नॉमिनेट करना चाहिए। उस सेल के अंदर जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिवीजन पे है, स्टेट पे है, ये तय करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। जब तक उन कोचिंग सेंटरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है, गाइडलाइन के अंदर उनको एक गाइडलाइन जारी नहीं की जाती है, जब तक इस पे एक दूसरे के सिर पे फुटबॉलें फिकती रहेंगी। वो बोलेंगे कि ये शिक्षा विभाग का काम है, वो बोलेंगे कि ये नगर निगम का काम है, वो बोलेंगे कि ये जिला कलेक्टर का काम है। तो अगर इसको ईमानदारी से प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार या जिला एडमिनिस्ट्रेशन लागू करना चाहता है, तो उनको अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक एजुकेशन सेल या शिक्षा प्रकोष्ठ नाम से सेपरेट सेक्शन बनाना पड़ेगा। उसके अंदर कोचिंगों का रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर इसके बाद कोई किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ आईपीसी की सेक्शन के अंतर्गत उनको लाया जाना चाहिए और दंड घोषित किया जाना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक इस प्रकार की शिक्षा
कि जो कोचिंग सेंटर की दुकानें हैं या शिक्षा माफिया हैं, जो भी आप बोले हम बोले, वो धंधा चलता रहेगा। ठीक है शुक्ला जी, सिर्फ हम बिल्कुल बैठ के बिल्कुल चर्चा सही कहा करते आपने कि जब रहेंगे। तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये मामले ऐसे ही लगातार चलते रहेंगे। प्रशांत जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि मैंने अभी भी कहा, बुनियादी शिक्षा, माता पिता बच्चे को कोचिंग, आजकल का जो युग है भागम भाग का, जैसा कि आपने भी बताया, और उस भागम भाग की दौड़ में माता पिता अपने बच्चे को आगे निकालने की चाह में उन्हें कोचिंग संस्थान में भेज देते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर प्रारंभिक शिक्षा जो है बच्चों की, अगर माता पिता भी उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनको कुछ चीजें घर पर सिखाई जाए, जैसे 16 वर्ष तक के बच्चों की बात है, स्कूल में जो शिक्षा मिल रही है वो बहुत अच्छे स्तर की मिले, तो आपको नहीं लगता है कि कोचिंग सेंटर पर कई हद तक लगाम लग जाएगी, यहाँ पर शासन प्रशासन को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी? निश्चित ही धर्मिष्ठा जी ने आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमारे माता पिता को उस बच्चे के साथ समय बिताना चाहिए, परिवार में बड़े भाई बहनों को। और क्योंकि संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है वो धीमे धीमे समाप्त हो रही है और एकल परिवार की ओर बढ़ रही है, तो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जहाँ पे दोनों ही पति पत्नी, दोनों ही अभिभावक सर्विस में होते हैं, तो बच्चों पे उतना ध्यान नहीं होता है। इस संबंध में आपको बताऊं कि हमें अपनी बुनियादी शिक्षा और बुनियादी शिक्षा का जो प्लेटफॉर्म है हमारे स्कूल, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो, जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभी उनका एक वक्तव्य आया था जिसमें उन्होंने उच्च शिक्षा को लेके बहुत ही अच्छी बातें, और उनका जो वो उद्बोधन था वो स्वागत योग्य है। हम सभी सलाहकार उनका स्वागत करते हैं उस भाषण का। परंतु मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि जितनी आपने जो संज्ञान में लिया है उच्च शिक्षा को, उसके साथ में हमारी जो बुनियादी है, हमारी प्राइमरी जो शिक्षक संस्थाएं हैं, हमारे जो मिडिल स्कूल हैं, हमारे जो हायर स्कूल्स हैं, उनमें क्यों ना हम मंत्रियों की विजिट 1 माह में 1 दिन सुनिश्चित करें। बिल्कुल। और हमारे जो अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, उनकी भी विजिट हम 1 माह में सुनिश्चित करें, जिससे कि शिक्षा का स्तर अच्छा बन सके। मैं आपको ये प्राथमिक कदम अगर सरकार उठाती है तो इससे हम देखेंगे कि जो वर्तमान में शिक्षा का स्तर है वो निश्चित ही कई गुना बढ़ जाएगा। और हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं और संस्थाएं हैं वो सरकार का ध्यान होने के कारण से अपना परफॉर्म अच्छा करेंगे और निश्चित ही बच्चों को सुयोग्य बनने में सहायक होंगे। क्योंकि जनरली सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि जितने भी जो चयनित शिक्षक है हमारे शासकीय स्कूल में, वो काफ़ी अधिक सुव्यवस्थित हैं, ट्रेंड टीचर हैं और अधिक पढ़े लिखे टीचर हैं। बनस्पत की जो कई अन्य टीचर जो कोचिंग संस्थाओं को मिलते हैं, प्राइवेट संस्थाओं को टीचर मिलते हैं, वो उनके मुकाबले थोड़ा सा कम हो सकते हैं और कुछ बराबर के स्तर पे भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रशांत जी आपने कि यहाँ पर अगर बात करें बुनियादी शिक्षा की, तो बुनियादी शिक्षा अगर बेहतर करनी है तो सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जिम्मेदार शासन प्रशासन को लगातार, जैसा कि आपने कहा भी है कि महीने में 1 बार विजिट करना जरूरी, ताकि कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर सुधरता रहे। प्रशांत शर्मा जी, कमल विश्वकर्मा जी और आर के शुक्ला जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या और छात्रों में बढ़ते तनाव के चलते ये गाइडलाइन जारी की गई है, ताकि कुछ हद तक क्राइम को रोका जा सके, बच्चों के अंदर बढ़ते डिप्रेशन को रोका जा सके। लेकिन राज्य सरकारों का फिलहाल इस ओर कोई ध्यान नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि ये कुंभकर्ण की नींद सोई सरकार कब जागती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।